स्वागत। आज हम दिल्ली में 2025 में कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है और उसके फायदे, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास ना इस पर एक डिटेल गाइड के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है कि इसमें से वो जानकारी निकालें जो मतलब किसी भी उद्यमी या बिजनेस लीडर के लिए सबसे ज़्यादा काम की हो सकती है। तो बात साफ है, दिल्ली में ऐसा क्या है, क्यों यही कंपनी रजिस्टर करें, ये पूरी प्रक्रिया असल में है कैसी, मतलब जमीन पर कैसे काम करती है, और हाँ, सबसे जरूरी, खर्चा कितना आता है। कोई ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से नहीं दिखती। बिल्कुल। और हम सिर्फ नेशनल लेवल के नियमों को ही नहीं देखेंगे। दिल्ली की अपनी क्या खासियतें हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उन सब पर गौर करेंगे। जैसे राजधानी होने का असल मतलब क्या है बिजनेस के लिए, ये जो डिजिटल प्रक्रिया की बात हो रही है वो कितनी स्मूथ है, और लागत, ट्रेंड्स, वो छोटी छोटी बातें जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर भी ध्यान देंगे। बढ़िया। तो चलिए इस गाइड को खोलते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। पहला सवाल तो यही है, दिल्ली ही क्यों? गाइड कहता है लोकेशन का बहुत बड़ा फायदा है। केंद्र सरकार पास है तो इससे एफडीआई अप्रूवल या पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचना आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ नज़दीकी नहीं है, इसका असर काफ़ी है। सोचिए, आपको एफडीआई अप्रूवल चाहिए या किसी पॉलिसी पर बात करनी है सरकार से, तो दिल्ली में होने का मतलब है कि आप मंत्रालयों से, रेगुलेटरी अथॉरिटीज से बस कुछ ही दूरी पर हैं। ये जो सीधी पहुंच है ना, इससे लॉबिंग हो, क्लैरिफिकेशन लेना हो या मंजूरियां लेनी हो, प्रक्रिया तेज हो सकती है। और हाँ, बड़ी एमएनसीज के हेडक्वार्टर्स भी यहीं हैं, तो B2B नेटवर्किंग के मौके भी ज़्यादा हैं। अच्छा, ये तो हुई पॉलिसी और बड़ी कंपनियों की बात, लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए लोग बहुत जरूरी होते हैं। गाइड में डीयू, आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े नामों का जिक्र है, तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ अच्छी टीम बनाना आसान है? ये सिर्फ बड़े नामों की बात नहीं है। दिल्ली एनसीआर, जिसमें गुड़गांव, नोएडा सब आता है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहां आपको टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, लॉ, हर फील्ड का टैलेंट मिलता है। शायद ही देश में कोई और जगह हो जहां इतने हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स का इतना बड़ा, इतना विविध पूल हो। मतलब आपको कोई खास स्किल वाला बंदा चाहिए, एआई एक्सपर्ट हो या कॉर्पोरेट लॉयर, यहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा है। और ये सिर्फ फ्रेशर्स नहीं, अनुभवी लोग भी हैं। ठीक है, लोग मिल गए, सरकार पास है, पर काम करने की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है दिल्ली का? इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का एक और मजबूत पॉइंट है। हाँ, देखिए, दिल्ली मेट्रो है, वर्ल्ड क्लास नेटवर्क। कर्मचारियों का आना जाना कितना आसान हो जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी। फिर चाहे वो कनॉट प्लेस हो, साकेत हो, या फिर गुड़गांव, नोएडा के मॉडर्न ऑफिस स्पेस, साइबर हब्स, ये सब मिलकर बिजनेस चलाने के लिए एक बहुत सॉलिड बेस बनाते हैं। लॉजिस्टिक्स अच्छी होती है, क्लाइंट्स तक पहुंचना आसान होता है। हाँ, और कंपनी की इमेज भी बनती है। बिल्कुल। और पैसों का क्या? फंडिंग? बिजनेस तो बिना पैसों के नहीं चलता। गाइड में चाणक्यपुरी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र है, गुड़गांव में वेंचर कैपिटल फर्म्स की बात है। क्या फंडिंग मिलना वाकई आसान है यहाँ? आसान शायद सही शब्द ना हो, लेकिन हाँ, मौके निश्चित रूप से ज्यादा हैं। दिल्ली एनसीआर देश का एक बड़ा फाइनेंशियल हब है। बड़े बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, सब यही हैं। और खासकर स्टार्टअप्स के लिए गुड़गांव और कुछ हद तक नोएडा, वो वीसी फर्म्स और एंजल इन्वेस्टर्स का गढ़ बन चुका है। यहाँ लगातार पिचिंग इवेंट्स होते रहते हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं। तो अगर आपका बिजनेस आइडिया दमदार है, तो सही इन्वेस्टर तक पहुंचने के चांसेस यहाँ ज्यादा हैं। तो लोकेशन, टैलेंट, इंफ्रा, फंडिंग, ये तो हो गए बड़े फायदे। लेकिन गाइड कुछ और छोटे फायदों का भी जिक्र करता है, जैसे बिजनेस नेटवर्क्स, सरकारी योजनाएं, महिलाओं के लिए स्टैम्प ड्यूटी कम। ये कितने मायने रखते हैं? ये छोटे दिखने वाले फायदे मिलकर बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। सही बात है। दिल्ली में इंडस्ट्री एसोसिएशंस जैसे सीआईआई, फिक्की, ये बहुत एक्टिव हैं। नेटवर्किंग में, पॉलिसी एडवोकेसी में मदद मिलती है इनसे। स्टार्टअप विलेज जैसे इनिशिएटिव्स हैं जो एक कम्युनिटी बनाते हैं। दिल्ली सरकार की भी अपनी स्कीम्स होती हैं जो खास यहीं के उद्यमियों के लिए होती हैं। और हाँ, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे आरओसी का ऑफिस यहीं है, तो कंप्लायंस से जुड़े सवालों के जवाब पाना या प्रक्रिया समझना शायद थोड़ा आसान हो। महिलाओं वाली कंपनियों के लिए स्टैंप ड्यूटी में छूट, ये तो सीधा सीधा पैसों का फायदा है। और आईपी दिल्ली ऑफिस से ट्रेडमार्क वगैरह की मदद लेना भी आसान है। ये सब मिलकर दिल्ली को सिर्फ एक शहर नहीं, बिजनेस करने का पूरा माहौल बनाते हैं। सही है। अच्छा, तो दिल्ली क्यों, ये तो समझ आ गया। अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। यहाँ एक चीज जो बार बार सामने आ रही है वो है डिजिटल। गाइड कहता है पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है,
MCA के V3 पोर्टल और स्पाइस प्लस फॉर्म के जरिए। सुनने में तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है, पर क्या ये वाकई उतना ही आसान है जमीन पर? देखिए, डिजिटलीकरण ने तो सच में क्रांति ला दी है। पहले जहां कंपनी रजिस्टर करने में हफ्ते महीने लग जाते थे और कितनी कागजी कार्रवाई होती थी, अब वो बहुत बदल गया है। MCA का V3 पोर्टल और ये स्पाइस प्लस फॉर्म जो है, स्पाइस प्लस मतलब सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ये वाकई गेम चेंजर है। स्पाइस प्लस असल में एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है, मतलब एक ही फॉर्म से कई काम हो जाते हैं, जैसे डायरेक्टर्स का डिन लेना, कंपनी का नाम रिजर्व करना, पैन, टैन, GST रजिस्ट्रेशन, EPFO, ESIC रजिस्ट्रेशन, ये सब एक ही एप्लीकेशन से हो जाता है। अच्छा, ये सब संभालता कौन है? क्या दिल्ली में कोई अलग से ऑफिस है इसके लिए? नहीं, प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड है। ये सारा काम सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर यानी CRC देखता है, जो मानेसर में है। वही इन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं, सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हाँ, एक बार कंपनी बन गई, उसके बाद उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC के पास आ जाता है। तो बाद के कंप्लायंस के लिए दिल्ली ROC महत्वपूर्ण है, लेकिन रजिस्ट्रेशन CRC ही करता है। और गाइड में उन 38 नए ई-फॉर्म्स का भी जिक्र है जो जुलाई 2025 में लॉन्च हुए। उनसे कुछ फर्क पड़ा है और तेज हुई प्रक्रिया? हाँ, MCA लगातार कोशिश कर रहा है प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की। इन नए फॉर्म्स का मकसद यही है कि अलग अलग फाइलिंग्स और आसान हो, यूजर एक्सपीरियंस सुधरे। और देखिए, दिल्ली जैसे शहर में होने के कुछ और फायदे भी हैं जो इस डिजिटल प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC जो होता है, वो जारी करने वाली सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के ऑफिस यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, जैसे ई-मुद्रा, सेफी वगैरह। तो DSC जल्दी बन जाता है। ई-स्टैंपिंग की सुविधा है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर स्पीड बढ़ा देती हैं। एक और राहत की बात है, गाइड में 2015 से न्यूनतम पेड अप कैपिटल की जरूरत खत्म हो गई है। इसका क्या असर हुआ है? अरे, इसका तो बहुत बड़ा असर हुआ है, खासकर छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए। पहले प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1 लाख रुपए और पब्लिक के लिए 5 लाख रुपए की मिनिमम कैपिटल दिखानी पड़ती थी। इसे हटाने का मतलब है कि अब कोई भी जिसके पास एक अच्छा आइडिया है, वो बिना ज्यादा शुरुआती पूंजी के भी कंपनी बना सकता है। इससे एंटरप्रेन्योरशिप को काफी बूस्ट मिला है। और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। गाइड कहता है दिल्ली टॉप 3 राज्यों में है रजिस्ट्रेशन के मामले में। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक करीब 12,759 नई कंपनियां, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये नंबर दिल्ली की इकोनॉमिक एक्टिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप के माहौल को दिखाता है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है LLP का, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। गाइड के हिसाब से दिल्ली में LLP रजिस्ट्रेशन में 37% की सालाना ग्रोथ देखी गई है। LLP खासकर प्रोफेशनल सर्विसेज में बहुत पॉपुलर है, जैसे CA फर्म्स, लॉ फर्म्स, कंसल्टेंट्स, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी वाली लिमिटेड लाइबिलिटी दोनों के फायदे मिल जाते हैं। अच्छा, और कौन से सेक्टर हैं जो दिल्ली में ज्यादा चल रहे हैं? दिल्ली NCR में टेक्नोलॉजी, फिनटेक और ई-कॉमर्स, इनका दबदबा साफ दिखता है। कारण वही है, टैलेंट पूल, फंडिंग इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुधारों ने तो इन सेक्टर्स को और भी बढ़ावा दिया है। NCR का स्टार्टअप बूम इसी का नतीजा है। ठीक है, तो कई तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर हैं, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, OPC, LLP, सेक्शन 8। लेकिन गाइड कहता है कि दिल्ली में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, खासकर स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों के लिए। ऐसा क्यों है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी PVTLT कई वजहों से दिल्ली के माहौल के लिए फिट बैठती है। पहला तो इसके लिए कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, जिनमें एक भारत का निवासी हो, और 2 शेयर होल्डर। ज्यादातर स्टार्टअप्स ये आसानी से कर लेते हैं। दूसरा, जैसा हमने कहा, मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं है। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये लिमिटेड लायबिलिटी देती है। मतलब अगर बिजनेस में नुकसान होता है या कर्ज होता है तो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सुरक्षित रहती है। देनदारी सिर्फ कंपनी के एसेट्स तक ही सीमित होती है। ये सुरक्षा बहुत जरूरी है उद्यमियों के लिए। हाँ, रिस्क लेने का हौसला मिलता है इससे। और फंडिंग और सरकारी कामों के लिहाज से? बिल्कुल, यही प्राइवेट लिमिटेड का एक और बड़ा फायदा है। जो VCs होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आमतौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ज्यादा फॉर्मल होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्लियर होता है। तो दिल्ली के VC इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए ये फॉर्मेट जरूरी सा हो जाता है। और कई सरकारी टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी कंपनी का प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड होना जरूरी होता है। LLP या प्रोप्राइटरशिप शायद एलिजिबल ना हो, और क्योंकि ये ROC के दायरे में आती हैं, इनकी फाइलिंग्स होती हैं, तो इनमें ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो दिल्ली में प्राइवेट लिमिटेड चुनने के जो खास फायदे हैं, उन्हें अगर संक्षेप में कहें तो? संक्षेप में तो देखिए,
ओखला, गुड़गांव, नोएडा